नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है टीसीएच पर। क्रेडिबल किताब के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हम जरूरी किताबों पर लगातार बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं लीलाधर मंडलोई जी। सर, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आपका। अब मंडलोई जी का परिचय मैं क्या दूं? मेरे लिए दिक्कत यह है कि जब पर्सनल रिलेशन आपके होते हैं तो परिचय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए गुरु जैसे हैं। जब हम लोग बिल्कुल नया नया लिखना सीख रहे थे तो आप लोग हिंदी साहित्य के आकाश पर सितारों की तरह जगमगा रहे थे। बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी यादें हैं। और आज जिस किताब पर बात करनी है वो भी इनकी यादों की ही किताब है। मूलतः मंडलोई जी को हिंदी में एक कवि के रूप में जाना जाता है। कई महत्वपूर्ण कविता संकलन हैं, पुरस्कार हैं, सम्मान हैं। दूरदर्शन पर लंबे समय तक आपने काम किया है। और बीच बीच में परिचय देता रहूंगा, क्योंकि शुरू में परिचय दिया तो परिचय बातचीत से लंबा हो जाएगा। जिस किताब पे हम बात करने जा रहे हैं वो किताब है जब से आंख खुली है। राजकमल प्रकाशन से किताब आई है। किताब का अमेजन लिंक वगैरह सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि किताब का मजा खरीद के पढ़ने में है। और हमारा प्रोग्राम भी इसीलिए है कि आप किताब के बारे में जानें और फिर लगे तो किताब को खरीदें और पढ़ें। मंडलोई जी की जिंदगी की जो यात्रा है उसके पहले हिस्से का मैं कहूंगा ये आप कह सकते हैं संस्मरण है। एक बेहद सामान्य, या आप कहें कि सामान्य से भी ज्यादा, मैं क्यों बताऊं, आप बताइए अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में जो आपने इस किताब में लिखा है। क्योंकि सबकी जिंदगी उसके लिए एक कहानी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए एक कहानी हो। ये जो जिंदगी है वो सबके लिए एक कहानी है, क्योंकि इसमें सामान्य कुछ नहीं है। इसमें जहां लगता है कि अब चीजें सीधी रेखा में चल रही हैं, 90 डिग्री का कभी डिप आ जाता है, कभी 90 डिग्री बढ़ जाता है। इसमें मजदूर भी हैं, इसमें खदान भी हैं, इसमें इंटक भी है, इसमें लाल झंडा भी है, और इसमें जीवन के तमाम सारे संघर्ष हैं। ये बेकार का सवाल होगा कि आपने क्यों लिखा, लेकिन इस किताब पर एक टिप्पणी आपकी हो जाए, उससे मैं चाहता हूँ शुरुआत हो। दरअसल एक तो ये बात है कि अपनी ही किताब पर कोई टिप्पणी करना बहुत अच्छा नहीं लगता है। ऑडियो विजुअल मीडिया की ये समस्या है। हाँ, और फिर ये है कि बेसिकली आप जैसा जानते हैं कि कविता मेरा पहला प्यार है, पहला माध्यम है। तो मेरे जो सारे रास्ते गद्य में खुले हैं वो कविता के रास्ते खुले हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी जीवन रहा हो, एक असहायता में या गरीबी के कारण, या कह लें कि उस एक स्कॉलरशिप के आकर्षण के कारण घर के लोग चाहते थे कि मैं पढ़ लिख लूँ, क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैं उस तरह से रीजनल कॉलेज पढ़ने चला गया। हिंदी का बालक था, स्कॉलरशिप का आकर्षण था, और वहाँ पर बीए बीएड इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स था, और अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा, हम तो आपको नहीं रख सकते। तो वहाँ एक चट्टोपाध्याय मैडम थी, बहुत भव्य और दिव्य बुजुर्ग महिला थी, मतलब लगभग 60 के आसपास रही होंगी। मांडलोई, हाउ विल यू डू इट? तो अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं थी। तो मैंने कहा मैडम आप 3 महीने का वक्त दे दें, मैं सीख लूंगा। मैं सीख लूंगा। व्हाट? 3 महीना अंग्रेजी सीखने के लिए? मैंने कहा यस। कुछ सोचा, उसने कहा कि ओके, दिए 3 महीने। तो वो 3 महीने मैं, ये समझ लीजिए कि लाइब्रेरी में ही बैठा रहा। मेरा रूममेट था, वो भी हिंदी से आया था। तो हम दोनों बैठे रहते थे, और फिर हम लोगों ने मेहनत की। और 3 महीने के बाद, उस ज़माने में सेमेस्टर जैसा तो होता नहीं था, तो जो पहला टेस्ट हुआ वो मेरे ख्याल से शेक्सपियर के ओथेलो पर कुछ लिखना था। अच्छा, वैसे भी डिफिकल्ट नाटक। हाँ, तो हमने उस समय पढ़ी थी एक समीक्षा, जिसको कि कहा जाता है कि शेक्सपियर से ज़्यादा अच्छी उसकी समीक्षा AC ब्रेडले ने लिखी थी। अच्छा जी। तो हमने वो ब्रेडले को खूब पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो समझ में आया सब लिख दिया। वो लिखा। भाषा के बरतने को लेकर, ग्रामर को लेकर 3 महीने में ये सारी चीज़ें चलती रही। तो उसने पहला देखा और उसके बाद बोला यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो वो इस तरह से आना हुआ। ये तो एक प्रसंग था। दरअसल ये जो संस्मरण कहें, आत्मकथा कहें,
ये 17 साल की उम्र में आके खत्म हो जाती है। हम्म। तो मैं जितनी बार पिछले 20 साल में अपने गांव में, सतपुड़ा में, अपने दोस्तों के बीच में, परिवार में जो बच गए थे लोग, उनके बीच में जो मजदूर थे, तो मैं जाता था तो उनके पास बैठता था और जो उस दौर की मेरी मेमोरी थी उसको मैं रिफ्रेश करता था और कोशिश ये करता था कि वो बात सही हो, वही लिखी जाए। तो इस तरह से ये एक तरह के फ्लैशबैक का शिल्प हो गया। सतपुड़ा तो हमेशा आपके आसपास रहा, हाँ। सतपुड़ा कभी आपसे दूर नहीं हुआ। मुझे याद है आपसे मेरी पहली मुलाकात जो हुई है 2003 या 4 या 5 में हुई है। आप ग्वालियर आए हुए थे और हम पवन करण थे, आप थे, हम सब लोग बैठे हुए थे। तो 15 मिनट में आप सतपुड़ा पहुंच गए थे और कहानियां सुनानी आपने शुरू कर दी थी। सतपुड़ा पर आपका एक संकलन भी सतपुड़ा को लेकर ही है। हाँ, राग सतपुड़ा। राग सतपुड़ा करके है। और बहुत सारी कविताओं में उस संकलन के बाहर भी सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जानवर, सतपुड़ा के लोग, वो लगातार आपके यहाँ आते रहे हैं। तो ये यात्रा तो मतलब आप चेतन स्तर पे लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन अवचेतन में तो मुझे लगता है कि सतपुड़ा चल ही रहा था। उसका कारण ये है कि उसकी कथा ये है कि हमारे माता पिता अपना गांव छोड़ के जब पहली बार विस्थापित हुए थे तो सतपुड़ा के उस जंगल को ही पैदल पार करते हुए पहले दमुआ जिले में पहुंचे जहां उन्होंने नौकरी शुरू की। फिर उसके बाद छिंदवाड़ा जिले की वेस्टर्न कोलफील्ड की छिंदवाड़ा जिले की बहुत सारी खदानें थी, उसमें आए। तो वो जो बचपन से हम कहानियां सुन रहे थे और जैसे बचपन से हमने अपने माता पिता को खदान में उतरते देखा, रोज़ की नौकरी होती नहीं थी, हफ्ते में 2-3 दिन नौकरी मिलती थी। सतपुड़ा इसलिए ज़्यादा आता है कि जब 2 दिन का काम मिल गया, इसके बाद उस 2 दिन की जो 2 रुपये रोज़ की नौकरी थी तो 4 रुपये आए। अब और 2 दिन का हुए तो अब आप देख लीजिए कि ये जो पैसा है, इस पैसे में आप पूरा हफ्ता कैसे चलाए, बच्चे भी हैं। तो हम लोग सतपुड़ा निकल जाया करते थे। अच्छा। तो सतपुड़ा में आप मछली मार सकते थे, पैसे नहीं देना, फल उतार सकते थे, पैसे नहीं देना, शिकार कर सकते थे, उसका पैसा नहीं देना। और वहाँ पर जो आदिवासी थे, एक तो कोरकू थे और गोंड थे, वो लोग भी, उनमें से भी कुछ लोग खदान में काम करते थे। तो जब वहाँ चले जाते थे तो उन सबके तो अपने छोटे छोटे से खेत होते हैं, वही लोग थे जो फिर हम लोगों को खिलाते पिलाते थे, क्योंकि वो जंगल से शिकार करके भी लाते थे, फल फूल भी लाते थे, ये होते थे। या आसपास के जो छोटे मोटे खेत थे, हम उन खेतों में चले जाते थे। उसमें कुछ माँ की दोस्त थी, मन्ना दाई, और पिता के दोस्त थे, तो वो लोग खिलाते पिलाते थे। तो हमको लगा कि अगर सतपुड़ा नहीं होता तो हम लोग तो जीवन ही नहीं काट सकते थे। इसलिए वो एक अपरिहार्य तत्व हो गया लेखन में और जीवन में। तो मजदूरों के लिए सतपुड़ा बहुत बड़ी देन थी। मकान मालिकों जो अपने मालिक थे शाह वेलिस, उसके बाद NH ओझा हो गए थे गुजराती, उन्होंने तो कोई मकान बना के दिए नहीं, कोई स्कूल बना के नहीं दिए। तो वो सतपुड़ा अगर नहीं होता तो ना लकड़ी मिलती, ना मिट्टी मिलती, ना छाजन मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो सारे लोगों ने वहीं से अपनी झोपड़ियाँ खड़ी की। तो ये जो पूरे मजदूरों का आदिवासियों के साथ मिलकर जो हमारा अपना अनुभव बोध बना, जो सामाजिकी या समाज विज्ञान बना, ये लगभग वही सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ चूँकि मजदूर बहुत आसपास के प्रदेशों से आए थे, उसमें गुजरात के तो बाबू वर्ग के लोग थे, आंध्र प्रदेश से थे, केरल से थे, महाराष्ट्र से थे, छत्तीसगढ़ से थे, बिहार से थे। तो ये जितने भी विस्थापित मजदूर थे, उन सब लोगों की ज़िंदगी का एक ही मसला था कि 2 वक्त की रोटी हर हाल में मिल जाए। तो जिनको मिल जाती थी वो दूसरों का ख्याल रखते थे। तो वहाँ एक ऐसा समाज था जिस समाज में हमने जाति, ये तमाम चीज़ें नहीं देखी, धर्म भी नहीं देखा। धर्म भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, कुछ हिंदुओं के धर्म थे, मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी थी तो उनके धर्म थे। फिर जो गुजरात, महाराष्ट्र, उन लोग आए थे, अपनी अपनी संस्कृति लेकर आए थे, वो अपनी संस्कृति लेके आए। तो वो एक जो सामाजिक संस्कृति थी, तो उससे एक समझ सामाजिक बनी। और जीवन के जो संघर्ष है वो तो इस किताब में है। अच्छा, किताब पे मैं आऊँगा, कुछ बातें करनी है। एक जैसे अलग से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अपने वक्त का।
मेरे पिताजी भी स्कॉलरशिप से पढ़े थे, हालांकि आदिवासी इलाके में नहीं थे, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं होती तो हम लोगों से कहते थे वो कि सरकारी स्कूल नहीं होते और स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं भैंस चरा रहा होता, ये वो कहते थे। आपका भी जीवन पढ़ते हुए यही समझ में आया कि वो एक स्कॉलरशिप अगर नहीं मिली होती तो लीलाधर मंडोई नहीं होते, हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते, क्लर्क हो जाते, कोई और नौकरी कर लेते, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते। स्कूल जाहिर तौर पर सस्ते थे, सरकारी थे। जिस तरह से ये सारा कुछ बदला है, एक नया लॉजिक, पूरा बड़ा भीमकाय लॉजिक आया है कि पैसे नहीं है तो क्यों पढ़ोगे, पैसे हैं तो पढ़ सकते हो, नहीं पैसे हैं तो नहीं पढ़ सकते हो। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है लोगों को पढ़ाना, लोगों को खिलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्या है ये तो कोई नहीं जानता। तो आप किसी लीलाधर मंडोई के लिए कितना मुश्किल काम है वहां से निकल के यहाँ तक आना? मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि राष्ट्रीयकरण के बाद ये तो हुआ कि तनख्वाहें हो गई जो हम जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन खदानों की उम्र कम होती गई जी। भाई एक इलाके में कितनी चलेंगी एकदम। जैसे हम अपना बता रहे हैं 1936 के आसपास से हम इन खदानों को वहाँ देख रहे हैं। एक खदान बंद होती है, दूसरी चालू हो जाती, दूसरी बंद होती है, तीसरी चालू हो जाती। तो वो जो कंटिन्यूटी है, मतलब जितने मजदूर हैं उनके हिसाब से नौकरी अभी भी कम है। यानी कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वहाँ नौकरी नहीं है। और हर जगह अब तो हायर एंड फायर का हो गया है। बिल्कुल। और एक ठेकेदारी प्रथा जो आई है उसमें वही लोग मजदूरों को इंगेज करते हैं। ना आपका जीपीएफ कटेगा, ना आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो अब राष्ट्रीयकरण के बाद भी ये जो राष्ट्रीयकरण के भीतर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक ऐसा खतरनाक मुद्दा है। और इसका कारण ये है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वेलफेयर स्टेट का जो ख्वाब था वो पूरी तरह से हो गया, इसलिए सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही। जिस एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, अब दो चीज़ें बची है। रेल भी आधे से ज़्यादा प्राइवेटाइज हो ही गई है, सब ठेकों पर ही रेलवे स्टेशन बन रहे हैं या उनकी ज़मीन पर कुछ कुछ काम हो रहा है। पोस्ट ऑफिस बचा है, पोस्ट ऑफिस को कोई लेने को तैयार नहीं है, उसमें बहुत फायदा नहीं है। बाकी तो कुरियर कंपनीज ले ही चुकी हैं। हाँ, उसमें से वो वाला कॉन्सेप्ट ले लिया उन्होंने। जिसमें फायदा था वो कुरियर कंपनी वो ले लिया उन्होंने। पहली कविता जिसे सुनते हुए मुझे अपने कानों में बहते संगीत का पता चला, माँ इस तरह मेरी पहली गुरु हुई, पहला ईश्वर। ये 15वें पन्ने पर ही ये कविता आती है माँ के बारे में। दरअसल क्या है कि इस किताब में सवाल पूछने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जहाँ असहमतियां होती हैं वहाँ बहुत सारे सवाल होते हैं। ये सहमति असहमति का नहीं, ये वो गूंगे के फल की तरह मैं इसको खा सकता हूँ, चुगला सकता हूँ और रो सकता हूँ, कभी खुश हो सकता हूँ। तो इसमें सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ घटनाएं हैं जिन पर आपसे विस्तार से सुनना चाहूँगा मैं, इसलिए मेरे हस्तक्षेप की प्रतीक्षा ना करें। तो जहाँ तक आपने माँ की बात की जी, तो अगर मेरे जीवन में जैसे दूसरे लोगों के यहाँ भी होती, लेकिन ये एक ख़ास इलाका है और ख़ास तरह का संघर्ष है, तो हमने अपनी माँ को, हमारे माँ और पिता के बीच में 15 साल का फ़र्क था। अच्छा। तो पिता बहुत ज़्यादा भाई बहन थे? आप लोग कितने भाई बहन थे? हुए थे तो 12 जी, बचे 4 जी। तो कारण वही था, वो कुपोषण और ये और वो तमाम चीज़ें थी। तो इसलिए उसमें एक चैप्टर भी आता है कि हमारे जो देवता थे वो सब लोग देवता थे। उस पर बात करनी है मुझे। जी। तो चूंकि माँ का ही सारा संघर्ष था, जो कुछ भी हमारे जीवन में आया वो पहले माँ के संघर्ष से आया, माँ के काम धाम से आया, माँ के त्याग से आया। चाहे वो मतलब 2 वक्त का भोजन हो, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में गेहूं तो खाया ही नहीं, ज्वार और मक्का। और जिस समय क्राइसिस हुई थी, अकाल पड़ा था, उस समय अमेरिका से लाल ज्वार आया था, तो सुबह फट्टा बिछा के रहते थे और उसकी भी कालाबाजारी होती थी। तो वो जो माँ है उससे ही सारी चीज़ें आई। जैसे जिस कविता का आपने जिक्र किया, तो वो है लोरी के संदर्भ में, कि अगर वो लोरी नहीं होती तो जीवन में कोई लय नहीं होती, कोई संगीत नहीं होता, या संगीत के पाठ जो फिर आदिवासियों से, उन तमाम लोगों से मिले, तो वो रह रह के माँ की तरफ ही लेके जाते थे। माँ बहुत अच्छी लोकगीत गाती थी, हमारी बहन। अच्छा। तो मैं भी अच्छा गाया करता था एक ज़माने में। मैं रेडियो का
युवावाणी का आर्टिस्ट था लोकगीत का। जी। और उसने भी, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो बड़ी मदद की, मुझे 25 रुपये मिल जाते थे। जी। आप गाते वाते थे तो कुछ करते थे। तो अगर माँ नहीं होती तो मेरा जीवन ही नहीं होता। और माँ के बारे में कुछ बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उसका संघर्ष था कि एक तरफ पिता को भी संभालना है। दरअसल पिता को अस्थमा था, खदान में जाते थे तो कोयले की धूल, बिल्कुल, तो वो वैसे भी 2 रोज का काम मिलता था, तो वो कुछ ढूंढा करते थे कि यार खदान के ऊपर का काम मिल जाए, अंडरग्राउंड ना जाना पड़े। तो वो कोशिश करते थे कि ओपन कास्ट जो खदानें हैं उनके आसपास कोई काम मिल जाए, तो नीचे ना घुसना पड़े। हाँ, तो कभी चाय की दुकान कर ली, कभी मजदूरों के लिए पान की दुकान कर ली। तो इस तरह के छोटे मोटे काम वो किया करते थे। तो माँ जो कमाती थी वो, और पिता जो कमाते थे वो, इतना नहीं होता था कि जीवन बहुत आसानी से चल जाए। हम लोग भी पेड़ों के नीचे पड़े, अगर पैसे देने होते तो पढ़ने का कोई वो ही नहीं था। तो इस तरह से माँ के साथ खदान के मुहाने तक जाना, उनको जाते हुए देखना, उनका इंतज़ार करना 8 घंटे तक, पिता का इंतज़ार करना। तो हम लोगों का जो जीवन था, हम लोग उस बीच में ये करते थे कि बिना माँ को बताए हुए किसी के लिए पानी भर दिया, किसी का दाना पिसा के ले आए, किसी के घर में सफाई कर दी, या एक कुआं ठेकेदार थे, वो ऊपर मिट्टी का काम करते थे सड़कें बनाने का, तो उनके साथ मिट्टी ढोने का काम कर दिया। तो पहला जो पैसा मिला था वो 10 आने रोज़ मिला था, 10 आने मिलते थे काम करने में, और ख़ासतौर पर वो काम सब छुट्टियों के दिन में होता था। और आज के बच्चों को नहीं पता होगा, 16 आने मतलब 1 रुपये। हाँ जी। तो वो था। तो सुबह हम लोग काम करते थे और शाम को काम करते थे, और दिन में स्कूल में पढ़ने जाते थे। सरकारी स्कूल था? सरकारी स्कूल पेड़ों के नीचे लगता था। जी जी। 5वीं तक वहीं था, 8वीं तक भी कुछ बनना शुरू हुआ था, बना नहीं था। और फिर उसके बाद वहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर बड़कुई नाम की एक जगह, वहाँ एक मिशन स्कूल था। वो मिशन का था, इसलिए वहाँ फीस बहुत कम थी, क्योंकि उस समय उन लोगों की पॉलिसी में वो था, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए वो कर रहे थे। हाँ, लेकिन उससे एजुकेशन काफ़ी मिल गई। हाँ, उसकी वजह से मतलब 11वीं तक वहाँ पढ़ा। और ये मतलब कुछ ऐसा हुआ कि हर बार फर्स्ट क्लास आना हुआ, एक बार सिर्फ सेकंड क्लास आया था। तो उस फर्स्ट क्लास की वजह से कॉलेज का रास्ता खुल गया। और उस बीच में कुछ घटना ऐसी हो गई थी जिसमें घर के लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे। तो थोड़ा सा उग्र भी था, लड़ाई भी हो गई थी, कुछ दूसरे मामले थे, किसी ने चाकू वाकू मार दिया। तो ये सारी चीज़ें। ये दोनों कैसे मैनेज करते थे, चाकू भी और फर्स्ट क्लास कैसे मैनेज करते थे? नहीं, देखो, जो चाकू था वो तो उन लोगों का था जो जिस दलित वैचारिकी को मैं नहीं लाना चाहता था, और है भी नहीं इसमें, क्योंकि एक दो किस्सों के अलावा कुछ नहीं था। तो वो जो ब्राह्मण था वो सरपंच का भतीजा था। ओके। पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। तो वो हमारे जो मास्टर थे उनको भी गाली देता था कि इसको क्यों अच्छा नंबर देते हो? इसको क्यों अच्छे नंबर मिलते थे। तो वो हमेशा ये कहा करता था, देखना एक दिन तेरे को निपटा दूंगा, देखना एक दिन तेरे को निपटा दूंगा। तो हम राजेश खन्ना की फिल्म सफ़र देखने गए थे, और पैदल चले आ रहे थे पांजरा के जंगल से। वो कहीं से पीछे से आया, छुरा मार के चला गया। हमारी आँख सुबह अस्पताल में खुली, केस बना, लेकिन अब संपन्न जो लोग थे उन्होंने सब खरीद लिया। तब हमारे घर में माता पिता ने तय किया, और भाई ने, कि इसको यहाँ रखना ही नहीं। तो उन्हीं ने फॉर्म भरा, हमको बताया भी नहीं, और एक दिन हमको ट्रेन में बिठा दिया अकेले, जाओ तुम भोपाल। भोपाल पर बात करूंगा। भोपाल शहर भी आपका बहुत प्रिय है और भोपाल बार बार आता है। लेकिन एक और कविता, उस घर में जो अलग था वह भाषा के अलावा जीने का बिंदास अंदाज था। अम्मी के हाथों में स्वाद का शफा था और दुआओं का खजाना। हमारी लड़ाइयों में उन दुआओं की ताकत थी। ये एकदम से कविता आती है, ये चलता है आपका, और एकदम से आती है। माँ आ चुकी है पहले, अब अम्मी आ जाती है, और एक नई दुनिया खुलती है। हाँ, ये दरअसल क्या है कि हमारा एक दोस्त था फारूक, और फारूक और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे।
तो जैसा नाम से जाहिर है बिल्कुल। मुसलमान था, तो मेरा उनके घर बहुत जाना था। और एक क्रिश्चियन परिवार था उनके यहाँ भी, मैं उसका भी जिक्र है, मैं वहाँ भी जाता था। तो मैंने बताया ना, उस जमाने में ये फर्क नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो फारूक के लिए कुछ रखा रहे या ना रखा रहे, जब स्कूल से लौटेंगे तो दोनों लौटेंगे। तो वो अच्छा, उनके पिता नौकरी करते थे खदान में, और उनकी नौकरी कुछ रेगुलर थी और कुछ एक दुकान भी थी, तो पैसा उनके यहाँ ठीक ठाक था। तो वो सारी चीज़ें बना के रखती थी। तो वो आएगा और पहले मेरे लिए खाना लगता था, उसके बाद फारूक के लिए खाना लगता था। तो पहली बार जो नॉनवेज जैसी चीज़ होती है, पहली बार जो शोरबा होता है, पहली बार वो लच्छेदार प्याज जो अब अमूमन हम लोग खाते हैं, या जैसे कबाब जैसी कोई चीज़, वो अलग स्वाद से परिचय थोड़ा वहाँ से। अच्छा, स्वाद गंध तो इसमें बहुत है। बिल्कुल। जहाँ से जो चीज़ें आती गई, वो जिंदगी में आती गई, तो वो एक ऐसा रिलेशन तो अभी भी है। अभी भी उसका फ़ोन आता है तो वो गालियों से ही बात करता है, और अभी भी हम भी मिलते हैं तो गालियों से ही बात करते हैं। तो एक आध बार आता है, फिर वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में चला गया, क्योंकि वो जो असुरक्षा होती है मुस्लिम संप्रदाय में, तो वो छोटा मोटा नेता बन गया तो थोड़ा बदल गया, लेकिन मोहब्बत वैसे ही रही, तो आज भी वैसी है। तो ये उसका हाँ बिल्कुल, वो तो समझ में आ ही रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि ये किस्सा जाए। जब मैं रायपुर में, हम लोग थे, पापा रायपुर में थे और पीएचडी कर रहे थे, तो स्कॉलरशिप पे ही रहना होता था। उस समय लेक्चरर्स की भी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि आप बहुत शानदार तरीके से रह पाएँ। तो एक किसी मकान में रहते थे, जिसमें मकान मालिक था और उसने एक एक कमरे के 5-6 सेट बनाया हुआ था जिसमें लोग रहते थे। तो हमारे बगल में एक मुस्लिम परिवार रिक्शे वाला रहा करता था, और उनकी बेटी थी शब्बो। तो वो हम लोगों का राखी वाखी का जो बचपन में होता है। और वहाँ भी यही था कि स्वाद जो मुझे मिला, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में नॉनवेज भी बनेगा तो कितना स्वाद होगा उसमें। तो जो स्वाद मिला, और जो ये था कि कुछ बना हुआ है तो पहले मैं खा लूंगा, उसके बाद घर में बाकी बच्चों को और सबको मिलेगा। तो ये पढ़ते हुए मुझे वही याद आया था, इसलिए मैं चाह रहा था ये किस्सा सामने। हाँ नहीं, उन्होंने सिखाया भी फिर। और फिर मैं एक दोस्त का भी प्रकरण आता है इसमें, मिर्जा हसन बेग, वो भी हमारी तरह से उसी उम्र में आया था, और खदान में काम करने सिवनी जिले छोड़ के। अब उसको तो घर की आदत थी, तो अब रोज तो खा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी तो नौकरी नहीं थी। लेकिन जो ठेकेदार दसाने देता था, उसने उसको एक तरह से सुपरवाइजर बना दिया था। अच्छा। तो इसके बाद थोड़ा रेगुलर पैसा आता था, मतलब 5 दिन का मिल जाता था। तो हम लोग हर रविवार को लगभग 1 पाव मटन खरीद के लाते थे, क्योंकि पैसा ही उतना होता था। और फिर प्याज है, अदरक है, लहसुन है, और खड़े मसाले हैं, जो भी मिल जाए, तो वो बनाता था। अच्छा। तो उसके बनाने में ऐसा स्वाद था, स्वाद और सफा था, और कच्ची तो मिल ही जाती थी। जी। तो हम 4-5 दोस्त एक दिन, अच्छा वो उसके साथ हम लोग इसलिए रहते तो उसको अपने घर की बहुत याद आती थी, क्योंकि जैसे मैं अकेला भोपाल चला गया, वो सिवनी से अकेला आया था, तो वो जो अकेलापन होता है, तो वो हम लोगों के घर का सदस्य हो गया था, और सुबह शाम हम लोगों के साथ ही रहता था। तो वो एक जादुई दुनिया थी। आज अगर हम सोचते हैं कि ऐसी कोई दुनिया हो सकती है क्या, लगभग असंभव है। अब तो संभव नहीं है। अच्छा, भोपाल से आपका रिश्ता बहुत लंबा रहा, मेरे ख्याल से सबसे लंबा किसी शहर से आपका सीधा सीधा जो रिश्ता कहते हैं, भौतिक रिश्ता कहते हैं, भोपाल से रहा। वही भटके आप यहाँ वहाँ, लेकिन भोपाल बार बार आता रहा, और भोपाल को लेकर इसमें भी बड़ी खूबसूरत स्मृतियाँ हैं, बहुत कुछ है। 1975 में आपने ये कहानी ख़त्म की है, उसी साल हम जन्मे हैं। तो भोपाल को 75, उसके पहले और उसके बाद जिस तरह से आपने बदलते हुए देखा है, कमलापति स्टेशन बन गया, क्या हो गया, वहाँ भी खूब हिंदू मुसलमान हुआ, प्रज्ञा जी वहाँ से सांसद बन गई। तो 15-20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ भोपाल को बदलते हुए, आपने और लंबा एक सफ़र देखा है। और भोपाल अदब का शहर भी रहा है, एक से एक शायर हुए हैं वहाँ पे, और उनका भी जिक्र आपके यहाँ आता है। राजेश जोशी ने भी भोपाल पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसको पढ़ के भी लगता है कि जो भोपाल उन्होंने देखा है कमाल है। भोपाल के बहाने मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि शहर जो हैं वो अदबी जो शहर या साहित्य के, संस्कृति के, राजनीति के शहर जो रहे हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद कैसे हुए, क्या प्रक्रिया रही वो?
देखिए क्योंकि भोपाल को मैं वहां से सूखा बरगद से भोपाल को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, देखिए क्या है कि मैं 1970 में गया था। जी, मेरे जन्म से 5 साल पहले। हाँ, तो 1970 से लेके 1974-75 का जो पीरियड था, वो पीरियड वहाँ के अदब को, वहाँ के लेखकों को, वहाँ के कलाकारों को देखने का दूर से था, क्योंकि वो उम्र क्या थी। लेकिन वो जो दूरियां थोड़ी सी कम हुई, उसका एक कारण था। 1970 में मैंने एडमिशन लिया, 1971 में हमारे किस कॉलेज में लिया था आपने? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल। तो हमारे एक टीचर थे राजेंद्र प्रसाद सक्सेना जी, उन्होंने मुझे 1971 में कॉलेज की मैगजीन प्रज्ञा का एडिटर बना दिया। अच्छा। और लिटरेरी और कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये जो परिवर्तन हुआ, तो उसकी वजह से साल में जो 2-4 कार्यक्रम करने होते थे, तो पहला कार्यक्रम जो मैंने किया था वो था जिसमें दुष्यंत कुमार, फजल ताबिश, जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर भी? जानिसार अख्तर उसमें भोपाल में हुआ करते थे। तो जानिसार अख्तर, अजीत चौधरी, भगवत रावत, ये वो पहले लोग थे, 5-6 लोग जिनको एक नशिस्त में मैंने बुलाया था, जो सालाना जलसा होता है उसमें। मुझे अभी तक याद है कि जानिसार अख्तर की गज़ल के टुकड़े अभी तक याद है। हमें तो वही याद है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। हाँ, तो उस समय उन्होंने जो सुनाई थी गज़ल कि भागा ना करो दूर तुम हम गज़ालों की तरह, भागा ना करो दूर तुम हमसे गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, और भी क्या इससे ज़्यादा नरमी बरतूं, तेरे गालों को छुआ है, तेरे जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। तो मतलब वो या छुपा के आई है सीने में कौन सी यादें, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे, क्या बात, वो अभी तक याद है। तो उससे एक चीज ये हुई, संपादन तो कर ही रहे थे, और हमारे एक शब्बीर अहमद करार थे जो बीएड में आए हुए थे। अच्छा। उनका पूरा चेहरा, टीचर थे या स्टूडेंट थे? नहीं, बीएड करने आए थे, और पूरा चेहरा दागों वाला था। अच्छा। तो उनका एक जो शेर था, जो उनकी ज़िंदगी का वो था, बड़ा अच्छा शेर था। चेहरे से अपने आप ही लगता है डर हमें, गम दे गया है जब से कोई मौत बर हमें, औरों को क्या पड़ी थी कि पत्थर संभालते, अपनों ने चीख कर कहा आशुफ्ता सर हमें। क्या कहने हैं, बाप रे। तो ऐसे लोगों की संगत कॉलेज में हो गई हमारे बाद, मतलब ये शरद बिल्लूरा वगैरह सब हमारे बाद आए। बिगड़ना आता है मतलब। हाँ। तो उनके साथ उर्दू अदब में एक रास्ता खुला, फजल साहब मिल गए। उस जमाने में भी फजल साहब। मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता रहा है कि आप उस इलाके से आए हैं। नॉर्मली मध्य प्रदेश वाले व में भी दिक्कत पैदा करते हैं, और बाकी हो तो बोल ही नहीं सकते, है तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन आपका उच्चारण जो रहा है, तलफ्फुज़ जिसको कहते हैं, वो काफ़ी साफ रहा है उर्दू के लफ्ज़ों के साथ भी। वो भोपाल की वजह से जी, क्योंकि इस बारे में आपको सबसे पहले तो यही सिखाया जाता है। तो हम लोग इनके साथ पट्टियों पे बैठते थे। वहाँ तब अलग अलग तरह के पट्टी होते थे, शायरी का अलग होता था, पहलवानी का अलग होता था, हॉकी का अलग होता था। तो आपने गए और पट्टी पे बैठ गए, रात को सुनते रहे। मतलब ये सुनने का है। और इकबाल मैदान में हुआ करते थे मुशायरे, चले गए, टिकट कुछ होता नहीं था, पहुंच गए, सुन पहुंच रहे गए। ऐसा सुने अपने समय में। वहाँ पे हूट करना भी वहीं पे सीखा। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक तरह से अदब आपके भीतर कैसे जगह बनाता है, वो आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल, है ना, भाषा एकदम बदल जाती है। अब हमारी तो बुंदेलीनिस्ट हिंदी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे वो दोआब की भाषा हो गई। बिल्कुल। तो इस तरह से भोपाल शहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उससे अदब की और आवारगी दोनों चीज़ों की तमीज़ मिली। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अदब में आवारगी ना हो तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। दानिश का एक शेर है, ज़रूरी काम सारे हो रहे हैं, मोहब्बत रज जगे आवारा गर्दी, मोहब्बत रज जगे आवारा गर्दी, ज़रूरी काम सारे हो चुके। तो बिना उसके कुछ नहीं। तो हम लोगों ने पट्टियों पर रात को मुशायरों में रात को निकल गए, क्योंकि शिमला हिल्स तो ऊपर था,
पैदल ही चलना होता तो उस समय तो कोई बस वस भी नहीं जाती थी, सिर्फ कॉलेज की बस थी, तो सुबह शाम आती थी, निकल गए। तो रात भर पुराना शहर आबाद रहता था, और वहां पर कुछ ना मिले, अगर आपके पास 2 आने भी है तो अच्छा, वो लोग इस बात को जानते थे कि ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो आपको शोरबा और रुमाली रोटी, आराम से वो 2 रुमाली रोटी और शोरबा फ्री में मिला करता था उस जमाने में। जैसे अग्रवाल पुड़ी भंडार में उनका वो वही था कि 4 आने की पुड़ी साग फ्री, तो हम लोग साग खाने जाते थे क्योंकि आपको जीवन के ऐसे तरीके निकालने पड़ते थे। अब जैसे मैस बंद हो गई तो क्या करेंगे, या तो घर को याद करो। चीजें कैसे बदलती हैं और नहीं बदलती हैं। जब मैं गोरखपुर में था तो एक शेर पंजाब होटल हुआ करता था, तो वहां पर भी यही था कि हम लोगों के लिए था ये कि करी फ्री थी, और 10 रुपए में 2 रोटी और 1 करी आपको मिल जाया करती थी, और जो उसमें हमारे चाहने वाले कुछ बैरे हुआ करते थे वो छुपा के छोटे छोटे चीज भी डाल दिया करते थे। ये हाल हमारा मदीना होटल का था जी। सबसे, राजेश जोशी की किताब में भी आया जी, ताज भोपाली उसमें हुआ करता। हाँ। तो वो मदीना होटल में, उसमें देखिए संगीत कहाँ से आता है, उसका जो बैरा था, वो जिस तरह से आवाज देता था, बुना बुना जी, शोरबा जी, मतलब उसमें एक ऐसा संगीत था कि आधी भूख तो उसी में मिट जाए तो ये सारी चीजें हुई। जैसे बचपन में माँ ये करती थी कि घर के आसपास आप ऐसी चीजों को लगा लो जिसमें सुगंध आती हो, है ना, तो रात रानी और इस तरह की। हाँ, तो वो ये कहती थी कि अमरूद की सुगंध आ रही है या अनार की सुगंध है, हवा चल रही है कहीं और से सुगंध, उससे आपकी जितनी भूख लगती है तो कम हो जाती है। जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो थे वो है। फिर इसमें दोस्तों का जिक्र है, उन मजदूरों का जिक्र है जिन मजदूरों के साथ हमने काम किया। बिल्कुल। और जिक्र रेडियो का भी शुरू हो जाता है। 46वां चैप्टर आपका शुरू होता है। वह पहला ऐसा शख्स था जो रेडियो और उसके जरिए प्रसारण और फिल्मी दुनिया को जानता था। वो ना होता तो मैं प्रसारण और फिल्म के सौंदर्य से महरूम बना रहता। राम प्रसाद, मेरे ख्याल से उनका नाम ही राम प्रसाद एक्टर हो गया था। अच्छा। एक अकेला मर्फी का रेडियो उनके पास था। अच्छा, वो इतनी बेपनाह मोहब्बत करते थे रेडियो से और रेडियो से आने वाले संगीत और कार्यक्रमों से जी, कि उन्होंने शादी नहीं की। अरे बाप रे। लगभग मेरे ख्याल से हम लोग जब उनके आस्थाने में जाते थे तो 40-45 के तो तब भी थे, शादी नहीं की थी। बस सोते रेडियो के साथ थे, उठते रेडियो के साथ थे, और उन्हीं ने हमको बताया। फिर वो इतने सालों से वो सुन रहे थे, तो जैसे किसी गाने की धुन शुरू होती थी और वो गाना बता देते थे। बिल्कुल, हाँ। वो गीतकारों का नाम, संगीतकारों का नाम, फिर वो जयमाला के प्रसंग की पहला वाला कार्यक्रम तो नरगिस ने किया था, और मतलब उसमें रेडियो में सुनील दत्त कैसे आए, ये वो सारे किस्से सुनाया करते थे। उनके मतलब फिल्मी कंटेंट के सबसे बड़े, जैसे मैंने एक दिन विश्वनाथ त्रिपाठी से बात करते करते कहा, तो मैंने कहा फिर तो आपको कुक्कू की भी याद होगी। अरे उछल गए वो, ये कुक्कू का नाम तुम्हारे पास कैसे आया? तो हमने बताया कि बचपन में हमारे रामप्रसाद एक्टर बड़े आशिक थे उनके। कुक्कू का डांस, बोले हेलन को तो कुछ नहीं आता जो कुक्कू नाचती थी। तो इस रेडियो में डांस कैसे देखते थे? फिल्म देखने जाते होंगे। हाँ भाई, उस समय तो अगर इसमें देखिए सबसे बड़ी मार्केटिंग रेडियो ने की। जिसके फिल्मी गाने ना बजते हों, जिसके प्रोड्यूसर वगैरह तो पहले रेडियो में आया करते थे, टेलीविजन सेंटर कहाँ हुआ करते थे, कोई भी नहीं हुआ। तभी उन फिल्मों में म्यूजिक पर विशेष ध्यान होता भी था, गाने अच्छे हों। तो मतलब जिस फिल्म का गाना बज जाए और लोगों के पास पहुंच जाए तो वो तो टाकीज में पहुंच जाते थे, अरे यार कितना बढ़िया गाना आया है। तो रेडियो ने परोक्ष रूप से सबसे बड़ी मार्केटिंग फिल्मों की। तो उस जमाने में प्रोड्यूसर चल के आते थे ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती और विनाका के समय में, और वो आके कहानी सुनाते थे। वो सारे हीरो हीरोइन आया करते थे, राज कपूर, नरगिस, ये सब लोग आए हैं उस जमाने में रेडियो पे ना। हाँ, तो एक कार्यक्रम के बहाने दूसरे कार्यक्रम, तो सबसे पहला विज्ञापन का कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ, सैरिडॉन के हमसफर जैसा प्रोग्राम। तो वो ही सब किस्से सुनाते थे, तो हमको लगता था यार ये सबसे अद्भुत दुनिया है।
अगर रेडियो स्टेशन पे हीरो हीरोइन आते हैं तो अगर हम रेडियो में चले गए तो हमको तो मिलने का मौका मिलेगा। मिला। मिला ना। मिला, मतलब उस जमाने में जब हमने ज्वाइन किया था जी। तब भाई आप हिंदुस्तान में टेलीविजन तो हाँ, ये तो 80 के बाद आया, 80 के 82 वाले एशियन गेम के बाद आया। तो उसके पहले तक के पीरियड में तो ये सारी चीजें देखने को मिली नहीं। अच्छा, फिर धीरे धीरे दूरदर्शन बढ़ा है ना, तो दुनिया के शायद जिनकी कल्पना नहीं करते उन सारे बड़े कलाकारों से किसी ना किसी मोड़ पर मिलना हुआ। वो स्टूडियो में आए, हर जगह, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो मेहमान कलाकारों के तो इतने कार्यक्रम हुआ करते थे। जी बिल्कुल। विदेश प्रसारण सेवा थी तो उसमें विदेश के लोग भी आते थे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो एक संसार था। एक तो ऑडियो जो सौंदर्य मेरे लिखे में या मेरी चेतना में है वो रेडियो की वजह से है, और जो वीडियो और फिल्म का सौंदर्य आया वो टेलीविजन की वजह से है। तो कभी आपको बुला के आराम से रेडियो और दूरदर्शन के इतिहास पर, तो इतिहास तो बड़ा बोरिंग सा शब्द होता है, लेकिन उसका जो पूरा भारत में सफर रहा है उस पर कभी वक्त निकालिए तो आराम से बैठ के बात करिए। जी जी जरूर। बहुत कम लोग हैं जिनके पास उतने अनुभव होंगे जितने आपके पास हैं। बिल्कुल, कभी भी। जी। छोड़ दिया है आपने आधे रास्ते पे इसको, मतलब जब मैंने उठाया तो मैंने भूमिका नहीं देखी थी उतना गौर से और पढ़ना शुरू किया। फिर जैसे जैसे किताब लगा 30 ही पन्ने बचे हैं, 40 ही पन्ने बचे हैं, तो हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, सोचा कि जब हम मिले वो वाली जिंदगी कहाँ आई है। आपने इस मोड़ पे जो छोड़ा है, मतलब पूरा संघर्ष वो गांव की यात्रा का, और फिर भोपाल आप पहुंच जाते हैं, रीजनल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे किस्से तो मैंने आपसे निकलवा लिए, वो किताब से बाहर के हैं, ये शायद अगली बार आए। तो क्या योजना है इसका अगला खंड लिखने का, या कोई खास वजह थी यहाँ छोड़ने का? नहीं, दरअसल इसका कारण ये था कि अगर आपने इस पूरी किताब को पढ़ा तो इसका कंटेंट बिल्कुल दूसरी तरह का है, जो मेरे 17 साल के उस जीवन के आसपास ही मैंने रखा है। मैं सोचता हूं कि अगर मैंने भोपाल के बाद वाले प्रसंग को इस किताब में डाला होता तो वो आस्वाद इसका चला जाता। मतलब दूसरे गियर में गाड़ी जाएगी तो दूसरा खंड आएगा इसका, तो वो बिल्कुल फिर मैं अलग ढंग से करूंगा। ये हो सकता है कि मैं फ्लैशबैक में कुछ चीज़ें, ये दरअसल 600 पेज लिखी थी मैंने, आप सिर्फ 250 पेज पढ़े। मैंने निर्ममता से 350 पेज इसके काट दिए, जिसमें मैं ज़्यादा आ रहा था या थोड़ी सी कल्पना का सहारा था। तो जितनी बार मैं बार बार गया हूँ उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत खूबसूरत बनी है और एकदम चलती हुई कविता बनी है। इसको पढ़ना मतलब एकदम ऐसा लगता है कि आपके कवि रूप का ही एक विस्तार है इसमें, कि बीच बीच में गद्य कविताओं के टुकड़े हैं। तो पूरा इसकी भाषा जो है बहुत पोएटिक है, और जिस तरह का वो समय है, जिस तरह का आपने वो समाज चुना, क्या है जिस समय और जिस समाज ने आपको चुना है, उसके हिसाब से भाषा यही हो सकती थी। बहुत रूखी भाषा या बहुत रिपोर्टिंग जैसी भाषा नहीं हो सकती थी। लेकिन तो उसके बाद का भी जो आपका अनुभव है उसका इंतजार हम लोगों को रहेगा। जी जी बिल्कुल। वो दरअसल कुछ चीजें एकदम अलग लगनी चाहिए ना? जी, जब से आंख खुली है तो जब ज्यादा खुली तो क्या हुआ। हाँ जी। अब वो जो आंख है गांव में खुली, अब वो एक शहर में खुली है, और फिर उसके बाद शहर दर शहर आप विस्थापित होते रहे या भटकते रहे। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो एकदम दूसरी तरह का मामला हो जाता है। तो मैंने इसमें लिखा भी कि मैं चाहता था उसको एक उपन्यास में तब्दील कर सकता था। राम प्रसाद जी की कहानी को जरूर कहानी में तब्दील कर सकते हैं। राम प्रसाद जी की कहानी को बिल्कुल एक शानदार कहानी में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे ये लगा कि इसमें एक चीज़ है जो आपको शायद पढ़ने में समझ में आई होगी, जो मुझे मतलब छपने के बाद जब पढ़ा तब समझ में आई, कि मैं आज जैसा हूँ, जो थोड़ा सा कलाओं में भी हूँ और संगीत के बारे में भी सोचता हूँ, फिल्म और नाटक और चित्रकला, मतलब वो बीच कैसे बने वो अब पढ़ने के बाद समझ में आते हैं। और सब पे लात मार के निकल भी लेता हूँ। हाँ वो अभी भी है। हाँ, तो ये है कि अब जो होगा, जैसे मैंने वो पहले ही में लिखा कि अब वो है सामने, लेकिन अब उसकी तस्वीर कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी,
क्योंकि इससे तो अलग बनेगी। हाँ बिल्कुल, आप गणित करके तो नहीं बना सकते, वो तो हाँ। आप लिखना शुरू करेंगे फिर अपने आप में एक बनेगी। तो हम लोगों को इंतजार रहेगा इसके दूसरे खंड का, बल्कि अलग किताब का, भोपाल के बाद का, क्योंकि दर्शकों में कुछ लोग जानते होंगे, मैं तो जानता हूं कि उसके बाद की जो यात्रा है वो भी बहुत रोमांचक है, और वो इतनी सीधी यात्रा नहीं है कि आपको नौकरी मिली और फिर प्रमोशन होते गए और आप बड़े आदमी बनते गए। उसमें भी बहुत संघर्ष हैं। कला के लिए जीने का जो एक तरीका होता है, जिसमें आप अपने कवि को, आप अपने लेखक को ज़्यादा महत्व देते हैं। कई बार नौकरी ठीक है, जीने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन आप भीतर से जानते हैं कि कला है जो हमको ज़िंदा रखेगी। तो वो संघर्ष रहा है, कुछ हम लोग जानते हैं और बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो जब अगला खंड आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे। और ये बात मैं फिर से आपको बता दूं, किताब राजकमल प्रकाशन से आई है, और किताब जो है वो आसानी से अमेजन पे, बाकी सारी जगहों पर अवेलेबल है। खरीदिए, किताबों को पढ़िए। किताबें आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, क्योंकि सामान जो आप खरीदते हैं वो एक पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है, किताबें कई बार 4-4 पीढ़ियाँ चार पढ़ती हैं। पीढ़ियाँ जब कहती है। तो बहुत शुक्रिया आने के लिए, समय देने के लिए। आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें और खूब सक्रिय रहें। यही दुआ आपके लिए है। नमस्कार।